अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी ये वीडियो पहले वाली सीरीज़ का ही दूसरा पार्ट है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे ओरेकल डेटाबेस को, जो कि डिज़ाइन की गई थी कॉर्पोरेशन बिज़नेस के लिए। चलो सबसे पहले हम किसी भी यूज़र से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते ही हमारे पास मेन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इधर हम आज देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के मॉड्यूल को। डेटाबेस में न्यू यूज़र्स को क्रिएट करने के लिए, उनको राइट्स देने के लिए और पहले से मौजूद यूज़र्स को डिलीट करने के लिए जो फॉर्म डिज़ाइन किया गया है, हम उसी पे बात करेंगे। इसका नाम है एडमिन पैनल। इसको ओपन करते ही आपके पास ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें जो ये ग्रिड नज़र आ रही है, इसमें तमाम यूज़र्स की लिस्ट आपको नज़र आ जाएगी। इसके अलावा आप न्यू यूज़र्स क्रिएट भी कर सकते हैं। चलो करके देखते हैं। मैं एक यूज़र बनाता हूँ टेकबेस के नाम का। पासवर्ड इसका रख लेते हैं टी। स्टेटस तो स्टेटस इसमें दो तरह के शो हो रहे हैं, एक लॉक और एक अनलॉक। हम इसको अनलॉक रखेंगे क्योंकि लॉक होगा तो वो यूज़र डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आ रही है यूज़र रोल की। इसमें एंटर करते ही आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रोल्स आपको नज़र आएंगे। इसमें परचेज़ का रोल है, सेल का रोल है और इन्वेंट्री का रोल है। अगर हम परचेज़ का रोल देंगे तो ये यूज़र सिर्फ परचेज़ के रिलेटेड फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को देख सकेगा। लेकिन इधर मैंने एक और रोल बनाया है जिसका नाम है पावर यूज़र। इसके पास सारे रोल्स की अथॉरिटी मौजूद है। हम इसी से इस यूज़र को क्रिएट करेंगे। क्रिएट का बटन प्रेस करते ही हमारे पास मैसेज आएगा कि यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली और लिस्ट में हमारे पास वो यूज़र शो भी होने लग जाएगा। इसके बाद हम कॉपी का बटन प्रेस करेंगे, हमारा पूरा ट्री इसमें कॉपी हो जाएगा। हमारे सारे फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स की एक्सेस इस यूज़र के पास आ चुकी है। चलो हम इसी यूज़र से अब लॉगिन करके देखते हैं। तो यूज़र था हमारा टेकबेस और पासवर्ड था टी। लॉगिन हो चुके हैं हम और हमारे सामने सारी रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि इस यूज़र के पास सिर्फ एक मॉड्यूल की एक्सेस होनी चाहिए, बाकी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के मॉड्यूल को एक्सेस कर सके। तो मैं इसके राइट्स को चेंज कर देता हूँ। इधर मैं देखूंगा कि कौन सी चीज़ इसे मैंने शो करवानी है और कौन सी नहीं करवानी। सबसे पहले अकाउंट्स का मॉड्यूल है, वो मैं चाहता हूँ कि इसे ना शो हो। तो सबसे पहले मैं इधर आऊँगा और इसको सर्च करूँगा। जी, तो ये हमारे पास अकाउंट्स फाइल की रो नज़र आ रही है। इसे हम कर देंगे रिवोक। रिवोक करते ही इसकी एक्सेस यूज़र से खत्म हो जाएगी। उसके बाद दूसरा मॉड्यूल जो नज़र आ रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन का, वो हम इसे अलाउ करना चाहते हैं। उसके बाद जो मॉड्यूल है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज का। तो मैं इधर से इसे सर्च करूँगा और इसे भी रिवोक कर दूँगा। जी, तो ये हमारे पास ये वाला मॉड्यूल और हम इसे कर दिया है मैंने रिवोक। रिवोक करते ही इसकी एक्सेस भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद नज़र आ रहा है हमें इन्वेंट्री। तो मैं इन्वेंट्री भी इसे अलाउ नहीं करना चाह रहा। इसे भी मैं कर दूँगा रिवोक। जी, इसे रिवोक करते ही ये भी लिस्ट में से रिमूव हो जाएगा। अब हम इसी यूज़र से दोबारा लॉगिन करके देखेंगे। तो यूज़र था हमारा टेकबेस, पासवर्ड था टी। लॉगिन करते ही हम देखेंगे हमारे पास सिर्फ एक मॉड्यूल बाकी बचा है और इसमें सिर्फ फॉर्म्स की एक्सेस है हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से भी एडमिन पैनल की एक्सेस इसके पास नहीं होनी चाहिए। बाकी सारे फॉर्म ये यूज़ कर सकता है। तो इसके मुताबिक हम चेंजेस करके देख लेते हैं। इसमें मैं अब सर्च करूँगा एडमिन पैनल नाम की फ़ाइल को। जी, तो ये रहा एडमिन पैनल। इसे मैंने कर दिया रिवोक। रिवोक करते ही ये लिस्ट में से रिमूव हो जाएगा। दोबारा हम इसे लॉगिन करके देखेंगे।
जी, तो यूज़र था हमारा टेकबेस, पासवर्ड था टी। हम लॉगिन करते हैं और हमें नज़र आता है कि इसके पास अब सिर्फ 3 फॉर्म बाकी रह गए हैं। एडमिन पैनल की एक्सेस अब इसके पास नहीं है। इसके बाद जो हमारा दूसरा फॉर्म है वो है डेटाबेस बैकअप का। इसके ज़रिए हम अपने डाटा का बैकअप कर सकते हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में हमारे पास उसका बैकअप मौजूद हो और हम इसको यूज़ करके दोबारा से डाटा रिकवर कर सकें। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, बैकअप डाटाबेस के फॉर्म को ओपन करता हूँ। बैकअप का बटन प्रेस करते ही बैकअप का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जी, बैकअप कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मेरे पास फॉर्म है कंपनी प्रोफाइल का। इसमें हम अपने कंपनी के डाटा को एंटर कर सकते हैं। इसमें कंपनी का नाम, मोबाइल नंबर, कंपनी का एड्रेस वगैरह एंटर कर सकते हैं और इसमें हम अपनी कंपनी का लोगो भी एंटर कर सकते हैं। लोगो एंटर करने के लिए हमारे पास पूरी फाइल का पाथ होना ज़रूरी है। मैं इस फाइल का पाथ कॉपी कर लेता हूँ। जी, अपलोड का बटन प्रेस करते ही ये लोगो इसमें अपलोड हो जाएगा। इसे कर लेते हैं सेव। इसके अलावा हमारे पास ये मुख्तलिफ अकाउंट्स के हेड्स हैं जिन्हें यूज़ करते हुए जीएल में ऑटोमेटिकली एंट्रीज डलेंगी और हमारा अकाउंट्स मेंटेन होता जाएगा। इसे हम कर देते हैं क्लोज। हमारा कंपनी प्रोफाइल भी कंप्लीट हो गया, डाटाबेस भी हमने देख लिया, एडमिन पैनल भी देख लिया। उसके बाद हमारे पास है पासवर्ड चेंजर का फॉर्म। कोई भी यूज़र अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए इस फॉर्म को यूज़ कर सकता है। इसे ओपन करते ही मैं टेकबेस का यूज़र ओपन है मेरा, मैं इसका पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ। जी, तो मैसेज आ चुका है कि कंफर्मेशन फेल्ड, क्योंकि मेरा पहले वाला पासवर्ड और दूसरे वाला मैच ही नहीं हुआ, इसलिए उसने एरर दे दिया। अब मैं दोबारा से ट्राई कर लेता हूँ। जी, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। तो पासवर्ड इस यूज़र का चेंज हो चुका है। अब ये यूज़र अपने न्यू पासवर्ड से ही लॉगिन कर सकता है। तो इसके साथ ही हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का सारा मॉड्यूल कवर हो गया। अब हम इसके बाद अकाउंट्स के मॉड्यूल की बात करेंगे। तो अब यूज़र्स को क्रिएट करने के बाद और उनको राइट्स देने के बाद जो दूसरा मरहला है वो है बिज़नेस को स्टार्ट करने का। तो बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है और उसके लिए यूज़ होता है अकाउंट्स की टर्म्स का। तो सबसे पहले हम अकाउंट्स के मॉड्यूल में जाएँगे और इसके फ़ोल्डर में जाएँगे फॉर्म्स वाले में। सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्म नज़र आएगा वो है चार्ट्स ऑफ अकाउंट का। इसे ओपन करते ही हमारे पास ये वाला व्यू आ जाएगा। अब जिन लोगों ने तो अकाउंट्स पढ़ रखी है उनके लिए ये सारा कुछ बड़ा ईज़िली अंडरस्टैंडेबल होगा। इसमें सबसे पहले अकाउंट्स हेड्स हैं जो कि हैं लायबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इक्विटी एंड एसेट्स। तो इसमें से किसी भी हेड को डबल क्लिक करते ही हमारे पास नीचे सब हेड्स और पार्टीज का डाटा फिल्टर हो जाएगा जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो ऐसे ही रेवेन्यू को क्लिक करने पर, इक्विटी को क्लिक करने पर, एसेट्स को क्लिक करने पर उनका डाटा नीचे फिल्टर होता जाएगा। तो सबसे पहले अब मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरे पास कोई इक्विटी का अकाउंट होना ज़रूरी है। मैं इक्विटी को डबल क्लिक करता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे पास सब हेड तो एक है लेकिन मेरे पास कोई पार्टी नहीं है जो कि इक्विटी के रिलेटेड हो। तो सबसे पहले मैं एक पार्टी क्रिएट करूँगा। एल भी मेरे पास ओपन हो जाएगी। इसमें मैं इक्विटी के नाम को सर्च कर लेता हूँ और अपने अकाउंट का कोई नाम रख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जाहद इक्विटी। ऐड करते ही ये हमारी लिस्ट में ऐड हो जाएगा और इसी हेड को यूज़ करते हुए हम अपनी न्यू एंट्रीज को लेकर चलेंगे। तो इस फॉर्म को करते हैं क्लोज। दूसरा फॉर्म है हमारे पास वाउचर एंट्री का। ये फॉर्म एक्चुअली डिज़ाइन किया गया है जनरल एंट्रीज मेड करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसमें कोई एंट्री करता हूँ। डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ कि स्टार्टेड बिजनेस। तो मैं बाई कैश बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास बिजनेस में कैश आया तो कैश इन हैंड के अकाउंट को मैं कर लूँगा डेबिट। इधर मैं लिख दूंगा नरेशन।
और मैं 10 लाख रुपया डेबिट कर लेता हूँ बिज़नेस में। उसके बाद इसके अगेंस्ट हमारे पास जो क्रेडिट होगा अकाउंट वो होगा इक्विटी का, शाहिद इक्विटी जो हमने अभी अकाउंट क्रिएट किया था। यही वाली नरेशन मैं कॉपी कर लेता हूँ और क्रेडिट कर देता हूँ 10 लाख की अमाउंट को। तो इसे सेव करके मैं अपनी बैलेंस शीट को देखता हूँ। बैलेंस शीट की रिपोर्ट को ओपन करते हैं। जी, तो हमारे पास अब बैलेंस शीट में जहाज़ इक्विटी अकाउंट में 10 लाख की अमाउंट शो हो रही है और हमारा कैश इन हैंड इस वक्त ऑन कर रहा है 10 लाख की अमाउंट को। अब इसी कैश इन हैंड की अमाउंट को यूज़ करते हुए हम अपने बिज़नेस के एक्सपेंसेस भी करेंगे, परचेजिंग भी करेंगे और सारे सिस्टम को चलाते जाएंगे। अब हमारे पास बिज़नेस में कैश आ गया, इन्वेस्टमेंट हो गई। अब हम देखेंगे कि हमने कोई एक्सपेंसेस भी करने हैं। बिज़नेस में एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मैंने अपनी शॉप एक रेंट पे ली है और उसी का मैंने रेंट पे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जाके एक हेड अकाउंट का क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ एक्सपेंसेस में, क्योंकि रेंट एक एक्सपेंस होता है। इसको डबल क्लिक करता हूँ और देखूँगा कि मेरे पास रेंट नाम का कोई अकाउंट है या नहीं। तो मेरे पास शॉप रेंट के नाम से एक अकाउंट है, इसी को यूज़ करके मैं एंट्री मेड कर लेता हूँ। तो हम इन्वेंट्री के मॉड्यूल में जाएंगे, फार्म्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास एक फार्म है एक्सपेंसेस का। इसको ओपन करते ही हमारे पास ये फार्म खुल जाएगा। मैं इधर पार्टी कौन सी एंटर करूंगा, जो मैंने उधर अकाउंट क्रिएट किया था शॉप रेंट का। और इधर मैं अपनी नरेशन लिख लेता हूँ और मैं कह देता हूँ कि मैंने 25,000 रेंट पे कर दिया। इसे मैं कर लेता हूँ सेव। अब क्या होगा, हम अब दोबारा से अपनी बैलेंस शीट देखेंगे। तो इधर मेरे पास कैश इन हैंड जो था वो 10 लाख पहले था, अब रह गया है 9,75,000 रुपये। यानी कि 25,000 रुपया डिडक्ट हो गया, जो कि हमने रेंट की मद में दे दिया। वो अब हमारे पास कहाँ शो होगा, उसके लिए हम देखेंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट को। इसमें हमारे पास एक्सपेंसेस की एंट्री में शॉप रेंट आ गया है, जो कि हमने 25,000 रुपये की एंट्री डाली है। इसी तरह हम अपने बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस इधर रिकॉर्ड करते जाएंगे और हमारा अकाउंट्स मेंटेन होता जाएगा। इसके अलावा हम अब जनरल लेजर भी देख सकते हैं कैश इन हैंड का। सबसे पहले हमारे पास बिजनेस में पैसे आए, वो है ये वाले 10 लाख रुपया डेबिट हुआ। उसके बाद हमने शॉप का रेंट पे कर दिया, वो 25,000 रुपये क्रेडिट हो गए और अब हमारे पास बैलेंस है 9,75,000 रुपये। तो इसके बाद हमारा प्रोसेस आता है परचेजिंग का। हम चीज़ें परचेज करेंगे और फिर उनको ही सेल करेंगे। तो हमारे सिस्टम में सारा सिस्टम मौजूद है, जो कि हमारे अकाउंट्स को भी मेंटेन करेगा, हमारे स्टॉक को भी मेंटेन करेगा। तो उसके बाद हम जाएंगे इन्वेंट्री के मॉड्यूल में और फार्म यूज़ करेंगे परचेजिंग करने के लिए। तो परचेजिंग करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स होनी चाहिए जिनकी हम एंट्री डालेंगे। उसके बाद हमारे पास सप्लायर्स होने चाहिए जिनसे हम चीज़ें परचेज करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने प्रोडक्ट्स की कोई एंट्रीज मेड कर लेता हूँ। प्रोडक्ट्स के फार्म में जाएंगे। इधर हमारे पास ऑप्शन है पहले कैटेगरीज क्रिएट करने की। तो मैं कैटेगरी पहले क्रिएट कर लेता हूँ फैन नाम की। दूसरी मैं क्रिएट कर लेता हूँ एयर कूलर्स के नाम की। जी, तो अब मैंने प्रोडक्ट क्रिएट करनी है फैन की कैटेगरी में। पहली मैं प्रोडक्ट रख लेता हूँ सीलिंग फैन। यूनिट कौन से होंगे इसके, पीसीस। डिस्क्रिप्शन में हम कुछ भी डाल लेंगे। परचेज रेट हमारा जो चल रहा होगा, सेल रेट जो हम इस्तेमाल करेंगे, और इसको कर देंगे ऐड। तो ये हमारी लिस्ट में आ जाएगी प्रोडक्ट। इसके बाद एक और प्रोडक्ट इसी कैटेगरी में क्रिएट कर लेता हूँ मैं, फैन की, डिजिटल फैन। जी, तो इसका मैं रेट रख लेता हूँ 95,000
सॉरी, इतना ज़्यादा तो होता ही नहीं इसका रेट। तो इसका शेयर रेट होगा 12,000 रुपये। तो अब हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, सप्लायर का एंट्री डालेंगे। सप्लायर के फॉर्म को खोल लेंगे, कोई भी नाम का हम सप्लायर इधर एंटर कर लेंगे। मैं लिख लेता हूँ अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स। इधर हम उस बंदे का नाम डाल लेंगे जो हमें इस बिज़नेस से डील कर रहा है, अहमद सुल्तान। इधर हम इसका फ़ोन नंबर भी एंटर कर सकते हैं रिकॉर्ड के लिए। हम इससे प्रोडक्ट्स कौन सी खरीदेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। उसका एड्रेस क्या है, तो इसे हम कर लेंगे सेव। तो सेव करते ही हमारे पास एक सप्लायर भी एंटर हो गया है और इस सप्लायर के नाम का अकाउंट्स में हेड भी खुद ही जनरेट हो जाएगा। हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स को ओपन करेंगे और देखेंगे अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स पेएबल के नाम से हमारे पास एक अकाउंट्स भी बन चुका है। तो इसके बाद हम परचेजिंग फाइनली कर सकते हैं। तो परचेजिंग का फॉर्म ओपन करते हैं। एंटर करते ही हमारे पास हमारे सप्लायर्स की लिस्ट आ जाएगी। करंटली हमारे पास सिर्फ एक ही सप्लायर है, उसी को हम एंटर कर लेंगे। इधर रिमार्क्स में कुछ भी हम डाल सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पे टर्म की। हम क्रेडिट पे परचेज़ कर रहे हैं, बैंक पे परचेज़ कर रहे हैं, कैश पे परचेज़ कर रहे हैं। तो मैं फ़िलहाल अभी कैश पे परचेज़ करूँगा। इधर एंटर करते ही हमारे पास प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। तो हमने 2 प्रोडक्ट्स अभी एंटर की हैं, उनकी लिस्ट आ गई है। मैं कहता हूँ कि मैंने सीलिंग फ़ैन परचेज़ कर लिया है। क्या रेट था परचेज़िंग का, वो एंटर कर लिया। अब किस रेट पे मैं इसको सेल करूँगा, वो एंटर कर लेता हूँ और क्वांटिटी दे देता हूँ 1, और ये हो गया सेव। अब क्या होगा, अब हम देखेंगे अपना स्टॉक, हमारे स्टॉक में एक प्रोडक्ट शो हुई या नहीं। जी, तो हमारे पास स्टॉक में इसकी एक एंट्री डल चुकी है। इसका हम फार्म में भी व्यू देख सकते हैं और प्रिंटेबल रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। जी, तो हमारे पास सीलिंग फ़ैन है, मेन कैटेगरी इसकी फ़ैन है। परचेज़ हमने एक आइटम की, सेल कोई भी नहीं की। स्टॉक में हमारे पास एक आइटम मौजूद है और स्टॉक की कॉस्ट क्या है, 9500 रुपये। ऐसे ही हमारे पास परचेजिंग की लिस्ट भी आ सकती है, हम परचेजिंग की लिस्ट को भी देख सकते हैं। हम बाय प्रोडक्ट्स भी फ़िल्टर कर सकते हैं लिस्ट को, बाय आइटम हेड भी फ़िल्टर कर सकते हैं एंड पे टर्म के हिसाब से भी फ़िल्टर कर सकते हैं। तो बाय डेट भी फ़िल्टर कर सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल सारी लिस्ट ओपन कर लेता हूँ। हमारी सारी लिस्ट में सिर्फ एक ही एंट्री है जो हमने मेड की है। तो हमारे पास आ रहा है कि इस डेट को हमने कैश पे ये चीज़ परचेज़ की है और इतनी इसकी अमाउंट बनी थी। जी, अब हमारी परचेजिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमारा मरहला आएगा सेल्स का। सेल्स के लिए क्या चीज़ होनी ज़रूरी है, हमारे पास एक कस्टमर होना ज़रूरी है जिसे हम अपनी चीज़ें बेचेंगे। तो मैं कस्टमर प्रोफाइल नाम के इस फॉर्म को ओपन कर लेता हूँ और इधर कोई भी न्यू कस्टमर रजिस्टर कर लेता हूँ। एरिया में इसका डाल देता हूँ मिलत चौक। एरियाज़ को हम इधर से क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। यस। तो हम अपने कस्टमर की इमेज को भी अपलोड कर सकते हैं डेटाबेस में, जो कि बाद में हमारी रिपोर्ट्स में भी शो हो जाएगी। तो हमारे पास एक कस्टमर भी जनरेट हो चुका है। अब हम फाइनली सेल्स की एंट्री डालेंगे।
सेल्स का फॉर्म ओपन करते ही हमारे पास ये वाला फॉर्म ओपन होगा। इधर सबसे पहले हम अपना कस्टमर डालेंगे, इंटर करते ही हमारे पास कस्टमर्स की लिस्ट आ जाएगी, जो कि मैंने अभी एक कस्टमर इंटर किया है वो मेरे पास आ रहा है, उसी को हम यूज़ करेंगे। इधर सेलेक्ट करते ही उस कस्टमर का सारा डाटा भी आ जाएगा और उसकी पिक्चर भी हमारे पास शो हो जाएगी। उसके बाद ऑप्शन है सेल्समैन की। जो हमारे पास सेल्समैन होते हैं उनको हम कमीशन भी देते हैं परसेंटेज पे, तो उसके लिए हम सेल्स के रिकॉर्ड में ही उस सेलमैन का भी नाम एंटर करते हैं। तो ये हमारे पास अपने एम्प्लॉइज़ की लिस्ट ओपन हो गई है जिसमें ये नाम है, ये डेजिग्नेशन है और 3% कमीशन पे ये हमारे पास काम करेगा। इसको भी एंटर कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आएगी ऑप्शन पर मंथ की, कि हमारे पास कस्टमर ने क्या डील की है कि वो मंथली हमें कितने इंस्टॉलमेंट पे करेगा। तो मैं इधर डाल लेता हूँ 2500 रुपये। उसके बाद डाउन पेमेंट के हमें कस्टमर ने एडवांस कितनी पेमेंट की है वो मैं डाल लेता हूँ 5000 रुपये। और उसके बाद डेट और आइटम्स, कौन सी आइटम हम सेल करने लगे हैं। इधर हमारे पास स्टॉक सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का है, वो ही हम ओपन कर लेंगे। तो इधर सारा डाटा आ गया कि ये चीज़ है, इतना स्टॉक है, ये उसकी सेल प्राइस है। हम सेल प्राइस इधर से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ और इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद सेल के बटन को प्रेस करते ही हमारे पास उसका सारा लिस्ट बन जाएगी कि किस किस डेट को कौन कौन से इंस्टॉलमेंट उस बंदे ने पे करनी है। पहली इंस्टॉलमेंट वो देगा 12 अप्रैल को, फिर दूसरी 12 मई को, 12 जून को और 12 जुलाई को। तो इसे हम कर लेते हैं सेव। तो हमारी ये एक सेल की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे बड़ी इजीली सर्च भी कर सकते हैं। हम कस्टमर के अकाउंट नंबर के नाम हिसाब से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। अकाउंट नंबर, इस कस्टमर का अकाउंट नंबर था 1, इसे मैंने सर्च कर लिया। अब मैं इसको सेल नंबर के हिसाब से भी सर्च कर सकता हूँ। सेल नंबर 1001। ऐसे ही मैं अब इसको सेलमैन के हिसाब से भी सर्च कर सकता हूँ कि सेलमैन कौन कौन से थे और एक सेलमैन ने कितनी एंट्रीज सेल करवाई हैं। इस तरह इजीली आप सारे अपने अकाउंट्स को फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सेल्स की रिपोर्ट में इसकी एंट्री को। सेल्स की रिपोर्ट ओपन करेंगे। हमारे पास सेल के डिटेल भी सारी आ गई है कि इस डेट को हमने ये चीज़ सेल की थी, ये हमारा परचेज रेट था, इस रेट पे सेल की, हमारे पास प्रॉफिट ये आ गया और ये सारी रिपोर्ट होगी कंप्लीट। अच्छा, हमने चीज़ें सेल भी कर ली हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे स्टॉक हमारा मेंटेन हो रहा है साथ साथ या नहीं। स्टॉक के फॉर्म को खोलेंगे, हमारे पास 2 एंट्रीज आ जाएंगी। हम इसी रिपोर्ट को भी ओपन कर लेते हैं। जी, तो सेलिंग फैन नाम की हमारे पास प्रोडक्ट थी। परचेज की हमने एक आइटम, सेल की एक आइटम और स्टॉक हमारे पास हो गया 0। अब सेल के बाद हमारे पास दूसरा जो मेन प्रोसेस आता है वो होता है इंस्टॉलमेंट्स को रिसीव करने का। सबसे पहला जो होता है चैलेंज वो तो ये होता है कि हमें इतने सारे कस्टमर्स में से पता कैसे चलेगा कि किस कस्टमर की इस माह में इंस्टॉलमेंट हमारे पास आनी है। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्म रिपोर्ट तैयार की है जो कि है मंथली ड्यू रिपोर्ट के नाम से। जिस मंथ की हमने ड्यू रिपोर्ट एंटर करनी है उसी का डाटा हमारे पास सारा आ जाएगा। ये तो लिस्ट हमारे पास आ गई है कि ये कस्टमर है, ये उसका नाम है, ये उसका कॉन्टैक्ट डिटेल है, ये उसकी आइटम है जो उसने परचेज़ की है, इस डेट को परचेज़ की थी, ये उसकी अमाउंट बनी थी। टोटल हमारे पास उसके अगेंस्ट रिसीविंग कितनी हो चुकी है, 13,000 रुपये हमने लेने थे, 5,000 हमने एडवांस रिसीव कर लिए, बाकी बैलेंस रह गया 8,000 रुपये। इधर हमारे पास लास्ट मंथ की हिस्ट्री आएगी कि पिछले माह हमने क्या रिसीविंग की। इस कस्टमर के अगेंस्ट हमने पिछले माह कोई भी रिसीविंग नहीं की, इसलिए वो आ रहा है खाली। उसके बाद आ जाएगा कि करंट मंथ हमने कौन कौन सी रिसीविंग इससे कर ली है। इधर से हम देख सकते हैं कि कौन से कस्टमर से हमने कितने पैसे लेने हैं इस माह। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट सी रिपोर्ट भी बनाई है ताकि प्रिंट लेने में ज़रा आसानी रहे। इसमें भी यही सारी डिटेल हमारे पास ओपन हो जाएगी। और इसके अलावा एक रिपोर्ट है एक्टिव कस्टमर्स डिटेल के नाम से। इसमें भी हमारे सारे कस्टमर्स आ जाएंगे जो एक्टिव होंगे अभी, और उनका सारा डाटा भी हमारे पास शो हो जाएगा। उसके बाद हम मेन काम पे आते हैं इंस्टॉलमेंट्स रिसीव करने के लिए।
हमारे पास एक फॉर्म है जो इंस्टॉलमेंट सेव करने के लिए बनाया गया है, उसको ओपन करते हैं। तो इसमें एंटर करते ही हमारे पास लिस्ट आ जाएगी सेल्स की, कौन-कौन सी सेल्स हमारे पास हुई हैं। हमने एक ही सेल की है, उस वो हमारे पास ओपन हो गई है, उसे ही हम ओपन कर लेते हैं। तो उसका सारा डाटा हमारे पास आ जाएगा, पिक्चर भी, कस्टमर का नाम वगैरह भी, हमारी सारी फाइनेंशियल हिस्ट्री भी कि कौन सी अमाउंट हमने उससे रिसीव करनी थी, कौन सी कर ली है और कौन सी अब करनी है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, देखता हूँ कि कौन-कौन से इसके मंथ की इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो मैंने इस माह अप्रैल की इससे इंस्टॉलमेंट्स रिसीव करनी है। तो मैं इधर एलओबी खोलूँगा और हमारे पास उसके सारे मंथ्स की इंस्टॉलमेंट्स आ जाएँगी। अप्रैल को सिलेक्ट करूँगा और मैं लिख देता हूँ कि मैंने इससे 2500 में से 2000 रुपया रिसीव कर लिया। इसे मैं कर देता हूँ सेव। इधर ये भी आ जाएगा कि किस यूज़र ने इससे इंस्टॉलमेंट सेव की है। उसके बाद मैं लेजर खोल लेता हूँ इसी बंदे का। जी, तो हमारे पास ये बंदा था ताहिर महमूद, इसका मैं लेजर खोल के देख लेता हूँ। तो इधर हमारे पास शो हो रहा है कि इस बंदे से हमने 8000 रुपया लेना था, वो डेबिट पे आ रहा है, और 2000 हमने ले लिया है, वो आ रहा है क्रेडिट की अमाउंट में। यानी कि 8000 हमने लेना था, उसमें से 2000 ले लिया और पीछे रह गया 6000 रुपया। इसी तरह अब हम कैश इन हैंड का भी अपना लेजर देख सकते हैं। कैश इन हैंड में सबसे पहले हमारे पास कैपिटल आया, वो एंट्री है। उसके बाद हमने शॉप का रेंट पे किया, वो एंट्री है। फिर कैश हमने परचेजिंग की, वो एंट्री है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट रिसीव की, वो एंट्री है। और जो एडवांस की सूरत में हमने पैसे रिसीव किए, उसकी एंट्री है। अब ऐसे ही हम बैलेंस शीट को भी देख लेंगे। बैलेंस शीट हमें बता रही है कि हमने सबसे पहले 10 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। उसके बाद कैश जो हमारे पास मौजूद है वो 9,72,500 रुपये है। और ताहिर महमूद एक बंदा है जिससे हमने अभी पैसे लेने हैं, वो कितने लेने हैं, 6000 रुपये। अब हम अपनी प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट को भी देख लेते हैं। ये तो इधर हमारे पास आ रहा है कि शॉप रेंट हमने 25,000 रुपये पे किया है। फिर हमने सेल्स की 13,000 रुपये की। और 13,000 में से एक्चुअली हमें कॉस्ट कितनी पड़ी, वो थी कॉस्ट ऑफ गुड्स के नाम से 9500 रुपये। और हमें उसमें से जो पैसे बचे उसका रिकॉर्ड नीचे प्रॉफिट में आएगा। लेकिन अभी हमारे पास ये बिजनेस हमारा लॉस में जा रहा है, माइनस में। ऐसे ही ये तो अब मैं देखूंगा कि वही बंदा, अभी उसकी इस माह की 500 रुपये की इंस्टॉलमेंट बाकी थी, वो फिर हमारे पास आया और हमें वो 500 रुपया भी अप्रैल में ही दे दिया। तो हमारे पास अब उसका डाटा फिल्टर होके जो आएगा उसमें उसकी इंस्टॉलमेंट 2500 की 2500 रिसीव हो चुकी होगी। तो ये हमारा फॉर्म है इंस्टॉलमेंट्स को रिसीव करने के लिए। और हम अपनी दोबारा ड्यू रिपोर्ट देख लेते हैं। जी, तो ये हमारे पास अब ड्यू रिपोर्ट आ गई है। उसमें हम देख सकते हैं कि इस माह हमने जो एंट्रीज मेड की हैं वो इसमें आ चुकी हैं। तो ये था मेरा सेल्स का, परचेजिंग का और इंस्टॉलमेंट्स को रिसीव करने का प्रोसेस। अच्छा, तो इसके बाद जो हमारा मॉड्यूल रह जाता है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज का, जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रख सकते हैं, उनके अटेंडेंस को जनरेट कर सकते हैं और उनकी सैलरीज वगैरह को जनरेट कर सकते हैं। तो ये वाला मॉड्यूल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए अल्लाह हाफिज़।